सलाम दोस्तों। जनरल ज़िया के दौर में सऊदी अरब में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि नवंबर 1979 में 500 के करीब मुसल्लह अफराद ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया। सऊदी फौजी दस्तों ने खाना काबा को बाजियाब कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस कोशिश में सऊदी फौजियों का भारी नुकसान भी हुआ। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने फ्रांस और पाकिस्तान से दरख्वास्त की। पाकिस्तान SIG कमांडोज को खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। 2 हफ्ते की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद खाना काबा को हमलावरों से आज़ाद करवा लिया गया। हमलावरों को जहमान के 60 साथियों समेत जिंदा पकड़ा गया। पाक फौज की इस कामयाब कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन बढ़ गया। दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा में ज़ियाउल हक को एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। आज भी पाक फौज को मकामात मुकद्दसा की हिफाजत के तौर पर देखा जाता है। जहाँ ये वाक़या ज़ियाउल हक को हीरो बनाता है, वहीं सियाचिन पर भारतीय कब्जे ने इनकी साख को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। बल्कि जब भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो जनरल ज़िया का ये बयान सामने आया कि सियाचिन पर तो घास भी नहीं उगती। जनरल ज़िया सियाचिन को तो भारत से वापस न ले सके, अलबत्ता उन्होंने भारत को एटमी ताकत की धमकी देकर दोनों मुल्कों को एक बड़ी जंग से ज़रूर बचा लिया। हुआ कुछ यूँ कि 1987 में भारत ने ब्रासटेक के नाम से राजस्थान में जंगी मशकें शुरू की। जनरल ज़िया को खुफिया इत्तला मिली कि भारत इन मशकों की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर होने वाला है। ज़ियाउल हक पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत पहुंचे और वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को वार्निंग दी कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान जवाब में जोरी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये धमकी काम कर गई और राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सरहदों से फौज वापस बुला ली। जनरल ज़िया को आइन से चिढ़ थी। वो कहा करते थे, ये 12 सफ़ात वो किताबचा है जिसे किसी भी वक्त फाड़ कर फेंक दिया जा सकता है। इसलिए वो आइन में मनमर्जी की तरमीम करते रहे ताकि इक़्तिदार उनकी गिरफ्त देर तक कायम रहे। उन्होंने दस्तूर की इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू किया। उनके दौर में गली मोहल्लों में नमाज पढ़ाने की कमेटियाँ कायम की गई, बैंक अकाउंट से ज़कात काटी जाने लगी, अदालतों में काजी मुकर्रर किए गए, शरई सज़ाएँ नाफिज हुईं। इस्लामी नज़रियाती कौंसल, शरीयत कोर्ट और रोहत हलाल कमेटी भी ज़ियाउल हक के कारनामे हैं। उन्हीं के दौर में तौहीन मज़हब पर मौत की भी सज़ा मुकर्रर हुई। जनरल ज़िया ने आर्टिकल 62 और 63 को भी आइन का हिस्सा बनाया, जिसके तहत हर हुक्म असम्बली का सादिक और अमीन होना करार पाया। बाद में एक और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ताहयात नाअहल हुए। जनरल ज़िया ने आइन में 8वीं तरमीम के तड़के 58(2)B को शामिल किया। इस एक्ट के तहत सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार मिल गया। दिसंबर 1984 में जनरल ज़िया ने मुल्क भर में रेफरेंडम भी करवाया और इस रेफरेंडम में लोगों से सवाल किया गया कि अगर वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो ज़ियाउल हक अगले 5 साल सदर रहेगा। रेफरेंडम में बच्चों को भी वोट डालने की इजाज़त थी और फिर जैसा कि तवक्को थी, सदर ज़ियाउल हक 97.7% वोट से जीत गए। सितम ज़रीफ ने रेफरेंडम पर एक जुमला कसा कि जनरल ज़िया इस्लाम के नाम पर ख़ुद को नाफिज करते रहे। मुख्तसर ये कि ज़ियाउल हक ने आइन के तहत सब इख्तियारात अपने कब्ज़े में करने के बाद 1985 में इलेक्शन करवा दिए। ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर करवाए गए थे, जिससे मुल्क भर बरादरानिज़म को भी फ़रोग़ मिला। इलेक्शन के बाद जनरल ज़िया ने असम्बली में वोटिंग करवाने की बजाय अपनी मर्ज़ी से मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म बना दिया। ज़्यादातर अरकान असम्बली जुनेजो को जानते तक नहीं थे और एक दूसरे से पूछते थे कि ये मोहम्मद खान जुनेजो कौन थे। जनरल ज़िया का ख्याल था कि जुनेजो उनके दस्तरस रहेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। जुनेजो बहरहाल एक सियासतदान थे और ख़ुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। उन्होंने इख्तियारात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरी दिनों में वो जनरल ज़िया से मशवरे भी नहीं करते थे। अफ़गानिस्तान से रूसी फ़ौज के इखलाक के लिए जिनेवा कन्वेंशन के मुआहदे पर उन्होंने ज़िया से मशवरे के बगैर ही दस्तखत कर दिए। ऐसा करने पर जुनेजो को भी वही सज़ा मिली जो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद से लेकर सिकंदर मिर्ज़ा के तमाम वज़ीर आज़म को मिलती रही। जुनेजो के इक़दामात जनरल ज़िया की बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। उन्होंने अपनी ही आइन तरमीम के तहत पहली बार 58(2)B का इस्तेमाल किया और जुनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल ज़िया नवाज शरीफ की सरपरस्ती कर रहे थे, जो इस वक्त पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला थे। जब जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की गई तो नवाज शरीफ को बरतरफ नहीं किया गया, बल्कि इन्हें निगरान वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखा गया।
ضیاء دور میں ملک میں معاشی حالات بہتر تھے اور پاکستانیوں کے ملک کے باہر عزت ہوا کرتی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی معاشی پابندیاں امریکہ نے ہٹا لی تھیں، امریکی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے بہت قریب آ گئے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس طرح ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ جنرل ضیاء کی سیاسی حالات کی مختصر کہانی تو آپ نے دیکھی، لیکن ضیاء دور کی اصل کہانی اور ہے۔ اور کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا، اور وہ 43 منٹ کا کمانڈو آپریشن کون سا تھا جس نے 12 لاکھ انسانوں کی جان لے لی اور ایک سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جنرل ضیاء نے روس کو گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اس ویڈیو سے اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو ہمارے یوٹیوب چینل لائف آف دنیا کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔